चलो स्टार्ट करें। यस मैम। सेकेंड यूनिट सेल ऑफ गुड्स एक्ट की कंडीशंस एंड वारंटीज। फर्स्ट क्लास, ठीक है। देखो बस अब किसी की बातें नहीं होनी चाहिए, बातें हम पहले बहुत कर चुके हैं, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हमने क्या पढ़ा था? सेल ऑफ गुड्स एक्ट इसको कवर करता है जो गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी को हम सेल करते हैं, ठीक है। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे कंडीशंस एंड वारंटीज। कंडीशन और वारंटीज चैप्टर में है कि कंडीशन क्या होती है और वारंटी क्या होती है। दोनों टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट करके केस स्टडी का सोल्यूशन निकालोगे, ठीक है। दोनों ही जो वर्ड्स हैं, दोनों ही जो टर्म्स हैं, उनके अलग अलग राइट्स हैं, उनकी अलग अलग मीनिंग्स हैं, ठीक है। जैसे ही आप कोई केस स्टडी पढ़ोगे उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि ये कंडीशन है या ये वारंटी है। तो सबसे पहले कंडीशन और वारंटी को स्टार्ट करने से पहले एक बात सुनना। कई बार आपने ऐसे बायर देखे हैं जिनको गुड्स का पता नहीं होता कि मुझे क्या खरीदना है, लेकिन उनको अपना पर्पस पता होता है। देखे आपने ऐसे कुछ बायर होते हैं कि भाई मेरे इस पर्पस को सूट करने वाला ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, उसे नहीं पता कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है। जैसे बायर ने कुछ भी बोला कि मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो मुझे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करे। बायर गया सेलर के पास, उसने बोला कि मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो मुझे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करे। अब उसने बात किसके ऊपर डाल दी? सेलर के ऊपर, कि सेलर डिसाइड करेगा कि इसको कौन सी ऐसी गाड़ी देनी चाहिए जो इसका ट्रांसपोर्ट पर्पस को पूरा कर दे, फुलफिल कर दे, ठीक है। अब सेलर ने कहा कि मारुति खरीद लो। क्या खरीद लो? ठीक है। अब कल को इस चीज में कोई दिक्कत आई, मैंने अपना क्या बोला था, सबसे पहले डिमांड क्या रखी थी, सबसे पहले मैंने अपना पर्पस क्या रखा था कि मुझे ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए। अगर वो गाड़ी मेरे ट्रांसपोर्ट पर्पस को फुलफिल नहीं करती है तो बताओ क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा? बायर ने आपके ऊपर बात रखी थी कि मुझे इस पर्पस को पूरा करने वाली गाड़ी चाहिए, मेरा मेन पर्पस जो था, अगर वो मेरी मेन पर्पस को ही वो चीज पूरा ना कर पाए तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। इससे क्या जनरेट होगा? कॉन्ट्रैक्ट तो होगा, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या क्या चीजें हो सकती है मैं वो आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट किसने रखी है? बायर ने। किसने रखी है एक स्टेटमेंट? बायर ने। बायर ने क्या कहा था कि मुझे क्या चाहिए? एक ऐसी गाड़ी चाहिए, बस बातें लिखो, मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो ट्रांसपोर्ट पर्पस को पूरा करती हो। स्टेटमेंट रखी, एक प्रेजेंटेशन रखी कि मुझे ये चीज चाहिए, अपने डिमांड रखी, एक तरीके से ये कह सकते हैं। अब स्टेटमेंट ना आपकी दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है आपकी रेलेवेंट और एक हो सकती है, ठीक है। अब अगर आपकी रेलेवेंट स्टेटमेंट पूरी नहीं हुई तो जो बायर आप पे विश्वास करके प्रोडक्ट खरीद के गया है वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है? बताओ, तोड़ सकता है। और एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपने रखी थी जो कि बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रखती थी आपके कॉन्ट्रैक्ट में, तो मैंने दो पार्ट बनाए स्टेटमेंट के, या तो बहुत वैल्यूएबल स्टेटमेंट है वो, या वैल्यूएबल स्टेटमेंट नहीं है। तो जो इररेलेवेंट है उसको तो हटा ही दो, उसको तो हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डील ही नहीं करेंगे। लेकिन जो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसमें एक वर्ड मैं और भी यूज कर देती हूँ, रेलेवेंट या इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है और जिसके पूरा ना होने पर आप कहां जा सकते हो? समझ रहे हो कि मैंने तो सेलर को कहा था कि मुझे ये चीज चाहिए और सेलर ने मुझे वो चीज नहीं दी, तो मुझे अपने पैसे वापस करो और मेरे से अपना प्रोडक्ट वापस ले लो, मुझे मेरे पैसे वापस करो और अपना प्रोडक्ट वापस ले लो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं कहां पे जाऊंगा? कोर्ट में। तो ध्यान रखना, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि रेलेवेंट है और जिसके पूरा ना होने पर आप कहां चले जाओगे? कोर्ट में चले जाओगे। और कोर्ट में जाने को हम क्या बोलते हैं? एनफोर्सेबल, एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है
कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप कोर्ट में पेश कर सको, एक ऐसी बात जिसके पूरा ना होने पर आप कोर्ट में केस कर सको, तो उस बात को हम बोलते हैं एक ऐसी रेलेवेंट बात जो कि क्या है, एनफोर्सेबल है। एनफोर्सेबल का मतलब कोर्ट में ले जाने लायक। एनफोर्सेबल का मतलब कोर्ट में ले जाने लायक, ठीक है। अब जो दो चीज ध्यान रखना, आपकी स्टेटमेंट दो पार्ट्स में मैंने बांटी, ठीक है, एक रेलेवेंट और एक इररेलेवेंट। इररेलेवेंट पोर्शन को हमने इस चैप्टर में डील ही नहीं करना, कि जो बात ज्यादा वैल्यू रखती ही नहीं थी उसको तो मैंने वैसे ही साइड में रख दिया। जो बात वैल्यू नहीं रखती उसको क्या आप कोर्ट में ले जा पाओगे? नहीं, कोर्ट भी कहेगी ना क्यों मेरा टाइम वेस्ट करने आए हो, ठीक है। अब उसने कहा था कि ट्रांसपोर्ट के लिए आपको मारुति सही रहेगी, आपने मारुति खरीद ली। अगर उस मारुति में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकल भी आया तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं ना, तो वो हो जाएगी इररेलेवेंट स्टेटमेंट, ठीक है। उसको आप अब ये थोड़ी कहोगे कि हाँ इसमें से ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकल के आया था और एक गाड़ी में ये खराबी थी, मैं कोर्ट में जाऊंगा तेरे खिलाफ केस करने, कोर्ट सुनेगी? नहीं सुनेगी, ठीक है। तो इररेलेवेंट चीजों को हम पहले क्या कर देंगे, साइड कर देंगे, इसको तो अपने पोर्शन से हम हटाई दे देंगे, ठीक है। स्टेटमेंट में जो रेलेवेंट स्टेटमेंट है, जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उसको हम आगे कोर्ट में लेके जा सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, इस पोर्शन को हटा दो, इस पोर्शन को हटा दो, क्योंकि इसको हमने डील ही नहीं करना। अब स्टेटमेंट जो कि रेलेवेंट है, रेलेवेंट में कितनी रेलेवेंट है? एक होती है, एक स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और एक स्टेटमेंट कम इंपॉर्टेंस। समझ रहे हो? एक की इंपॉर्टेंस ज्यादा है और एक की इंपॉर्टेंस कम है। कहने का मतलब एक कंडीशन, एक आपकी स्टेटमेंट ऐसी है जो आपका मेन पर्पस है और एक आपकी स्टेटमेंट है ऐसी जो कोलैटरल है। कोलैटरल का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी वर्ड सुना आपने? सेकेंडरी सुना है? जैसे किसी चीज का प्राइमरी पर्पस क्या होता है और किसी चीज का सेकेंडरी पर्पस क्या होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया मारुति का, मेरा मेन पर्पस क्या था? गाड़ी लेने का, ट्रांसपोर्ट पर्पस था। अब उसमें जो सेलर ने मुझे गाड़ी दी वो ट्रांसपोर्ट पर्पस को सूट करती थी। आप किसी भी सेलर के पास जाओगे तो वो आपको वही सजेस्ट करेगा कि मारुति ही खरीदना, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट में बहुत हेल्प करती है। मेरा मेन पर्पस पूरा हो गया। तो जब भी हमारी कोई स्टेटमेंट को हम लोग के टर्म्स में बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? क्या वर्ड है ये? क्या है ये? स्टेटमेंट को हम लोग के टर्म्स में क्या बोलेंगे? स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन। अब एक ऐसी स्टिपुलेशन जो कि हमारा मेन पर्पस है, जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट है, कि मुझे चाहिए था कि ट्रांसपोर्ट पर्पस पूरा हो जाए, तो मेरा मेन पर्पस पूरा अगर हो रहा है, उस स्टिपुलेशन को हम क्या बोलेंगे? कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंडीशन। कंडीशन का मतलब जो मैंने कंडीशन बोली है वो फुलफिल होनी चाहिए, नहीं हुई तो मैं कहां पे जाऊंगी? कोर्ट में, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? एक आपका दूसरा वर्ड जो आएगा सेकेंडरी पर्पस के लिए वो होगा आपका वारंटी। क्या होगा? वारंटी। वारंटी का मतलब, जैसे ये जो मारुति वाला एग्जांपल था, मेन पर्पस को पूरा कर रहा था, ट्रांसपोर्ट पर्पस को पूरा कर रहा था, मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई। लेकिन इस मारुति को यूज करने से मान लो एक ऐसा हो रहा था कि वो मेरा पेट्रोल ज्यादा पी रही थी। देखो सेलर को आपने सिर्फ क्या बताया था? मेरी कंडीशन क्या है कि मेरा ट्रांसपोर्ट पर्पस फुलफिल होना चाहिए। सेलर ने ट्रांसपोर्ट पर्पस को फुलफिल करने के लिए गाड़ी मारुति दे दी आपको, कंडीशन फुलफिल हो गई। लेकिन उस मारुति को खरीदने से क्या हुआ? मेरे जो पेट्रोल है वो ज्यादा कंज्यूम करने लगी, तो मेरा पैसा, मेरी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगने लगी, ठीक है। तो आपका जो सेकेंडरी पर्पस था वो कहीं ना कहीं डिफीट हो गया। उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? वारंटी। क्या बोल रहे हैं? वारंटी, जो कि आपके मेन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं थी, बट फिर भी इंपॉर्टेंट थी। मैंने ये बात तो बोली है ना, स्टेटमेंट रेलेवेंट इंपॉर्टेंट तो होगी, कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और कोई चीज कम इंपॉर्टेंट होगी। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज को हम बोलेंगे कंडीशन और कम वाली को हम बोलेंगे वारंटी। अब एक बात सुनना, अगर आपका मेन पर्पस डिफीट हो गया, आपका मेन पर्पस पूरा नहीं हो पाया, तो आपके पास क्या क्या राइट जनरेट होते हैं? क्या आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हो? बताओ भाई।
अगर आपका मेन पर्पस ही पूरा नहीं हुआ, अगर आपका मेन पर्पस ही पूरा नहीं हुआ तो क्या आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हो? यस, हम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, प्लस में अगर कोई डैमेजेस हुए हैं वो भी क्लेम कर सकते हो। यस, क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वारंटी ये फुलफिल नहीं हुई, आपने मतलब आपका कीमत ज्यादा लगने लगी पेट्रोल की उसमें, ठीक है, वो मेरा कहीं ना कहीं पर्पस हार गया ना, तो अगर वारंटी का केस है तो यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ तो नहीं पाओगे, लेकिन डैमेजेस जरूर क्लेम कर पाओगे। अब मैं एग्जांपल दूंगी, क्लियर हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। 50% भी अगर ये चीज समझ में आई है तो सफिशिएंट है। बताओ 50% समझ आई है एक बार? चलो, तो शुरू में मैंने एग्जैक्ट मीनिंग क्या बताया था? स्टिपुलेशन का मतलब सिरे कटना, ठीक है। स्टिपुलेशन दो टाइप की हो सकती है, कौन कौन सी? कंडीशन और वारंटी, ठीक है। स्टिपुलेशन आपकी दो टाइप्स की हो सकती हैं, एक कंडीशन और एक वारंटी। कंडीशन होती है मेन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और वारंटी होती है आपकी सेकेंडरी कोलैटरल, उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई चीज, उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई चीज को हम क्या बोलेंगे? वारंटी। कंडीशन के केस में आपके पास अधिकार है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकते हो, डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, लेकिन वारंटी के केस में आपको कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का तो अधिकार नहीं है, लेकिन आपको डैमेजेस क्लेम करने का अधिकार है। इतनी जो मैंने बात समझाई, इसको मैं एक बार एग्जांपल के थ्रू समझा दूं, उसके बाद मैं रीड करवाऊंगी तो आराम से समझ में आएगा, ठीक है। अब सुनना, अब एक सेलर था और एक बायर था, मैं नाम लेती हूँ, किस किसका लो भाई? नितिन और गौरव, ठीक है। सेलर कौन बनेगा भाई? हाँ जी, सेलर कौन बनेगा? तो खरीदने वाला ही बनेगा, ठीक है। चलो, यहाँ पर जो गौरव है वो एक कार खरीदना चाहता था। क्या खरीदना चाहता था? कार। और वो भी क्या था उसका? विच कैन हैव अ माइलेज ऑफ 20, हाँ क्या 20 किलोमीटर पर लीटर की जो माइलेज दे। ये चीज समझ में आती है आपको? हाँ, आती है ये चीज समझ? तो गौरव एक ऐसी गाड़ी खरीदना चाहता था जो उसे 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे, ठीक है। अब उसने क्या किया? किसने? नितिन ने। गौरव ने उसको कहा भाई एक ऐसी गाड़ी दिखा जो मुझे 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे। नितिन ने क्या किया? एक गाड़ी की तरफ इशारा किया, ठीक है। नितिन पॉइंटिंग एट अ पर्टिकुलर व्हीकल सेज, एक गाड़ी खड़ी थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए नितिन ने क्या बोला कि ये गाड़ी तुझे सूट करेगी। भाई तेरा पर्पस क्या है? उसने अपनी मेन कंडीशन क्या बताई कि मुझे 20 किलोमीटर पर लीटर वाली माइलेज की गाड़ी चाहिए, ये उसकी मेन कंडीशन है, मेन इसकी स्टेटमेंट है, इसको मैं कंडीशन बोल सकती हूँ कि उसका पर्पस ही क्या था कि मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए। इस पर्पस को उसने सुना, किसने सुना? नितिन ने। और नितिन ने एक गाड़ी खड़ी हुई थी और उसको बोला कि ये गाड़ी तुझे सूट करेगी, दिस कार विल सूट यू। अब लेटर गौरव बाइज द कार, उसने बाय कर ली, खरीद ली उसने कार। गौरव ने किसकी बात पे विश्वास किया? नितिन की। नितिन की बात पे विश्वास करके गौरव ने गाड़ी खरीद ली। खरीदने के बाद क्या हुआ? उसने क्या देखा? बट फाइंड्स आउट लेटर ऑन that this car only has a top mileage of 15 किलोमीटर पर लीटर। इस गाड़ी की जो माइलेज जा रही है ना वो ज्यादा से ज्यादा 15 किलोमीटर पर लीटर ही जा रही है। और मैंने क्या कहा था? मैंने अपनी कंडीशन बताई थी कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मेन थी, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट का पूरा मतलब कॉन्ट्रैक्ट इसी बेस पे बना था, है ना, कि मैंने सबसे पहले जो अपनी बात रखी थी, जो कंडीशन रखी थी, अगर मेरी वही कंडीशन ही पूरी नहीं हुई तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट को निभाने के लिए लायबल हूँ? तो गौरव ने जब अपनी बात ही बोल दी थी तो आपको उसकी बात को सुनने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए था। नितिन ने क्या कहा? ये गाड़ी तुम्हें सूट करेगी। अब उसने नितिन की बात पे विश्वास करके गाड़ी को खरीद तो लिया, लेकिन बाद में क्या देखा कि ये गाड़ी तो सिर्फ 15 किलोमीटर पर लीटर की ही एवरेज दे रही है। अब क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? जो कंडीशन मैंने बताई थी उसका कहीं ना कहीं क्या हो गया? ब्रीच। ब्रीच वर्ड समझते हो? तोड़ना, कंडीशन को तोड़ना। जो कंडीशन गौरव ने रखी थी उसको किसने तोड़ दिया? नितिन ने। तो दिस अमाउंट टू ब्रीच ऑफ कंडीशन बिकॉज सेलर मेड द स्टिपुलेशन व्हिच
फॉर्म द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो सेलर ने इशारा करके बोला था कि गाड़ी ठीक है तुम्हारे लिए, वो क्या था? कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट थी, एसेंस थी, कॉन्ट्रैक्ट की मेन जरूरत थी, ठीक है। इन दिस केस माइलेज वाज अ स्टिपुलेशन दैट वाज असेंशियल टू द मेन पर्पस। और जो चीज मेन पर्पस के लिए असेंशियल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। एंड हेंस इट्स अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। अब इसमें क्या होगा? ब्रीच ऑफ कंडीशन के केस में गौरव क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, गाड़ी को वापस देके अपने पैसे रिकवर कर सकता है। और इसके साथ साथ अगर गौरव को इस गाड़ी की वजह से कोई डैमेजेस हुए हैं, जैसे उसका तेल ज्यादा लगा होगा, अगर वो 15 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज ले रही थी तो उसका पेट्रोल ज्यादा लगा होगा, तो उसकी जो डैमेजेस हुए हैं, जो ज्यादा कॉस्ट लगी है, वो भी किससे रिकवर कर सकता है? वो सेलर से, यानी कि नितिन से। क्लियर है? अब यहाँ साथ ही साथ दूसरी बात, ठीक है, समझ में आया? अब इसके साथ में दूसरा एग्जांपल लेती हूँ वारंटी का। एक एग्जांपल पहले कंडीशन का, उसके साथ जोड़ूंगी वारंटी का। राम कंसल्ट श्याम अ मोटर कार डीलर फॉर अ कार सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पस। राम ने श्याम को क्या कहा कि मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो मेरे टूरिंग पर्पस को फुलफिल करे। और टूरिंग पर्पस के लिए मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे अपना प्रोडक्ट जो है वो गाड़ी में रखवा के प्रमोट करना है जगह जगह पर, ठीक है। तो मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो ज्यादा दूर दूर तक जगह पे जा सके, टूरिस्ट पर्पस के लिए होनी चाहिए, टू प्रमोट द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट। अब श्याम ने क्या कहा? क्या खरीद ले तू? मारुति खरीद ले। राम ने क्या कहा कि मुझे टूरिंग पर्पस के लिए गाड़ी चाहिए, और श्याम ने क्या कहा कि तू मारुति खरीद ले। श्याम ने सजेस्ट किया मारुति खरीद ले, राम ने श्याम पर ट्रस्ट करके मारुति खरीद ली। अब कार जो है टर्न्स आउट टू बी अनफिट फॉर टूरिंग पर्पस, लेकिन कार जो है वो टूरिंग पर्पस के लिए सही नहीं निकली। बताओ ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है या ब्रीच ऑफ वारंटी है? ब्रीच ऑफ कंडीशन। वेरी गुड, ब्रीच ऑफ कंडीशन, क्योंकि आपका सोल पर्पस क्या था? टूरिंग पर्पस ही फुलफिल नहीं हुआ, तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है। Here the term that the car should be suitable for touring purpose, हमने क्या स्टेटमेंट लिखी? राम ने क्या कहा था? कार शुड बी suitable for touring purpose। ये जो स्टेटमेंट है इसको हम कंडीशन बोलेंगे या वारंटी बोलेंगे? कंडीशन। क्यों? क्योंकि ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस था, मेन उसका पर्पस था। तो कार शुड बी suitable for touring purpose is a condition of the contract. It is so vital that non-fulfillment defeats the very purpose for which Ram purchases the car। जिस पर्पस के लिए राम कार खरीदना चाहता था वो पर्पस ही अगर पूरा नहीं हुआ तो उसको हम ब्रीच ऑफ कंडीशन कहेंगे। अब बताओ राम के पास क्या क्या राइट है? राम इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द कार एंड हैव रिफंड ऑफ द प्राइस। गाड़ी को वापस देके पैसे ले सकता है, यस वो ले सकता है, और इसकी वजह से अगर उसको कुछ डैमेजेस भी हुए हैं ना अगर, तो वो भी रिकवर कर सकता है। अब इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और एग्जांपल जो कि वारंटी का है, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। अब इसमें अज्यूम करना कि राम ने जो मारुति कार खरीदी थी, राम बायज अ न्यू मारुति कार फ्रॉम द शोरूम एंड द कार इज गारंटीड अगेंस्ट एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अंडर नॉर्मल यूसेज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year from the date of original purchase, and in the event of any manufacturing defect there is a warranty for replacement of defective part if it cannot be properly repaired। आपने सुना है ऐसी चीजें आप खरीदते हो ना जिसकी वारंटी प्रोवाइड की जाती है आपको, उस वारंटी के केस में क्या होता है? इसका नाम वारंटी क्यों रखा जाता है? कोई घड़ी खरीद कर आया, वो कहता है ना 1 साल की वारंटी है, वो वारंटी क्या होती है कि अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट हुआ, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हम आपको ठीक करके देंगे, अगर ठीक नहीं हो पाई तो हम इस पार्ट को रिप्लेस करके देंगे। यही होती है ना वारंटी। या वो ऐसे कहते हैं कि हम घड़ी वापस ले लेंगे और नई घड़ी देंगे आपको, वो गारंटी में कवर होती है। वारंटी क्या होती है कि आपके पार्ट को या तो हम रिपेयर करेंगे या रिप्लेस कर देंगे हम, यही होती है ना वारंटी। तो इसलिए क्या होता है वारंटी में भी, तो उसको भी ऐसी वारंटी मिली थी कि कार में 1 साल की आपके पास वारंटी है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की, अगर कोई भी पार्ट आपका गड़बड़ कर जाता है तो हम उसको ठीक करके देंगे, ठीक नहीं हो सका तो हम उसको रिप्लेस करके देंगे। अब 6 महीने बाद क्या हुआ?
राम ने क्या पाया? राम ने पाया कि हॉर्न ऑफ द कार इज नॉट वर्किंग। कार का जो हॉर्न है वो काम नहीं कर रहा है 6 महीने बाद भी। तो हियर इन दिस केस, अब बात बताओ, एक मेन कंडीशन क्या थी? टूरिंग पर्पस, वो फुलफिल नहीं हुआ तो ब्रीच ऑफ कंडीशन। लेकिन अगर कार का हॉर्न खराब हो गया तो वो ब्रीच ऑफ कंडीशन है या ब्रीच ऑफ वारंटी है? ये जो डिफेक्ट हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का असेंस नहीं है। कार का हॉर्न खराब होना क्या बहुत बड़ी चीज है? आपको वारंटी दी है ना, हम उसको चेंज करके देंगे या रिपेयर करके देंगे, लेकिन आप उसकी वजह से क्या कार वापस देके जाओगे? नहीं ना। तो इस केस में ये आपकी वारंटी कहलाएगी। तो हियर इन दिस केस ही कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? या तो इसको रिपेयर करेगा, रिपेयर नहीं हुआ तो क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। और राम को क्या राइट मिलेगा? टू क्लेम फॉर डैमेजेस इफ एनी सफर्ड बाय हिम बट नॉट द राइट ऑफ रेपुडिएशन। रेपुडिएशन क्या होता है? अभी मैंने बैठा था, रेपुडिएशन तोड़ना से किसी बात है। कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का अधिकार आपको नहीं मिलेगा, डैमेजेस जरूर मिल जाएंगे। कोई नुकसान हुआ ना, मान लो आगे कोई गाड़ी थी, ठीक है, आपका हॉर्न नहीं बज रहा था और आपकी गाड़ी ठुक गई, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप ये मत कहना कि गाड़ी में पूरी रख के जा रहा हूँ, मेरे पैसे वापस करो। आपका मेन एसेंस क्या था? टूरिंग पर्पस, वो फुलफिल नहीं हुआ तो आपके पास राइट है गाड़ी वापस छोड़ के जाओ। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई चीजें अगर कोई खराब निकल आती है तो डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, लेकिन पूरे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकते। क्लियर हुआ? बताओ। तो ये वारंटी वाली केस में ब्रीच ऑफ वारंटी थोड़ी बोलेंगे, ब्रीच ऑफ वारंटी बोलेंगे। हाँ, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने तो पहले वारंटी दे रखी है, तो उसमें अगर कुछ गलत होता है तो ब्रीच, जैसे हमारा उसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी स्टेटमेंट होती है ना वो बोल कर नहीं बताई जाती। एक मिनट, जो हमारी वारंटी वाला केस है उसमें हम स्टेटमेंट बताते नहीं है, क्योंकि अगर आपने स्टेटमेंट बताई तो वो तो कंडीशन ही कहला जाएगी ना। तो यहाँ पर क्या है, वारंटी जो है वो एक तरीके से इम्प्लाइड है कि आपके जो कार के सारे पार्ट्स हैं वो ठीक होने चाहिए। इम्प्लाइड का मतलब क्या है? चाहे कहा हो चाहे ना कहा हो फिर भी होना चाहिए। तो यानी कि आपके कार के सारे पार्ट्स ठीक होने चाहिए, ऐसी वारंटी आपके द्वारा दी जानी चाहिए। और अगर आपने वो नहीं दी तो उसको हम बोलेंगे ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, बड़ा बोल रहा है गौरव। रोहन तू इसको भी चुप नहीं करा सकता, ये तो ये बोल रहे हैं ना कि नस पकड़ रखी है। चलो अब मुझे आप दोनों के बीच में डिफरेंस बताओगे? किनके बीच में? कंडीशन और वारंटी के बीच में बताओ। सबसे पहले मीनिंग, ठीक है, मीनिंग क्या है? कंडीशन क्या है? कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन जो कि क्या है? असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वारंटी क्या है? वारंटी भी स्टिपुलेशन है, वारंटी भी स्टिपुलेशन है, लेकिन वो क्या है? कोलैटरल टू द मेन पर्पस है, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस नहीं। ठीक है, अब राइट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन या राइट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर कंडीशन को तोड़ते हो तो क्या क्या राइट है? कंडीशन में तो वापस भी करवा सकते हो, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट भी कर सकते हो, डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी में ओनली डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। अब मुझे बताओ कौन सी चीज किसके अंदर समा जाएगी? क्या आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी कह सकते हो? यस, उल्टा बोलो, बोलो। ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन कह सकते हो? नो मैन, नो मैन। सोच लो कौन सा पार्ट बड़ा है? ये कंडीशन बड़ा है, कंडीशन में 2 राइट है लेकिन वारंटी में एक ही राइट है। तो ब्रीच ऑफ वारंटी जो है वो ब्रीच ऑफ कंडीशन के अंदर समा सकता है, लेकिन ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी के अंदर एक। अब मैं दोबारा लाइन बोल रही हूँ, सुन लो अब, ठीक है। ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। नहीं, क्यों नो बोल रहे हो? क्योंकि ब्रीच ऑफ कंडीशन जो होती है वो बड़ी होती है, वारंटी छोटी होती है। इसमें लिखा है तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को आप ब्रीच ऑफ वारंटी तो कह सकते हो ना? हाँ, हाँ,
यही तो बोल रही हूँ। ब्रीच ऑफ कंडीशन को आप ब्रीच ऑफ वारंटी कह सकते हो ना, कहते ही हैं, वो तो कहते ही हैं, कह सकते हो, ये लाइन आपकी कह सकते हो, मे बी ट्रीटेड। लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी क्या ब्रीच ऑफ कंडीशन कहलाई जा सकती है? नहीं ना। जैसे देखो मैं एक बार इक्वेशंस में लिख देती हूँ, ब्रीच ऑफ कंडीशन, इसको आप ब्रीच ऑफ वारंटी कह सकते हो या नहीं। यहाँ देखो क्या है, रेपुडिएट भी है और डैमेजेस भी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ओनली डैमेजेस। देखो ये चीज अगर जीरो हो जाती है, मान लो आप रेपुडिएट नहीं करते, आपकी मर्जी है ना, आप कॉन्ट्रैक्ट को नहीं भी तोड़ो, मान लो उसको गाड़ी उसके टूरिंग पर्पस के लिए अच्छी नहीं लगी, चाहे तो वो गाड़ी वापस कर सकता है, लेकिन अगर उसकी इच्छा है गाड़ी को मैं रख ही लेता हूँ वापस नहीं करता, तो कर सकता है ना ऐसा। वो जरूरी थोड़े कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना ही तोड़ना है, आपके पास अधिकार है, आप उसको एक्सरसाइज करो या ना करो। देखो एक भारत के जो सिटीजन होते हुए, इंडिया के सिटीजन होते हुए आपके पास बहुत सारे राइट्स अवेलेबल हैं, क्या आप सारे राइट्स एक्सरसाइज करते हो? करते हो? पता ही नहीं होते सारे, पता होते हैं वो भी करते हो? सारे भारत के वो क्या बोलते हैं, वो हमारे भाई बहन हैं, मानते हो? नॉट एप्लीकेबल इन रियल लाइफ। देखो जब शादी होती है तो कन्वर्ट हो जाता है स्टेटस। ऐसा कौन सा राइट है? मैम ये मानता है ये आपका कौन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम हाई कोर्ट मम्मी। यस मैम, यस मैम। मैम ये मानता है, मैं तो ना मानूं। मैम कौन सा राइट है? ऐसा राइट है? वो कसम भी खाते थे। वो इंडिया की मैम वो केवी स्कूल में होती है। तुमने नहीं खाई, लेकिन टीचर्स तो खिलवाते थे ना, क्या खिलवाते थे? ये मुस्लिम कह रहा है, ये मानते इंडिया इज माय कंट्री। ऑल इंडिया बोलो ना सिस्टर्स नहीं, वो तुम नहीं बोलते थे, तुम साइलेंट हो जाते थे उस बात पे, लेकिन बुलवाई जाती थी। एक को भी नहीं छोड़ते थे उसमें तो ठीक है, तो क्या आप आपके पास मतलब ये बोलना चाहिए आपको, ये आपकी ड्यूटी बनती है, लेकिन आप मानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ड्यूटी नहीं मानते वैसे आप अपने राइट को भी जो exercise- बुलवाते वो नहीं मानते। अच्छा वो ही नहीं मानते। पोपट लाल था। ठीक है, अब इस बात पे हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे। निबंध कर लो। नहीं, वो कह रहा है कि जो बुलवाते हैं वो भी नहीं मानते, और ऐसा रियल में हो चुका है, तो इसलिए चुप। ठीक है, तो रेपुडिएट अगर जीरो हो जाता है तो अब बताओ ब्रीच ऑफ कंडीशन इज इक्वल टू ब्रीच ऑफ वारंटी हो गई? हो गई ना, डैमेजेस। लेकिन क्या ब्रीच ऑफ वारंटी इज इक्वल टू ब्रीच ऑफ कंडीशन हो रहा है? नो मैम, क्योंकि यहाँ पे रेपुटेशन भी तो है, तो ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन ये इसके इक्वल हो सकता है। यानी कि ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज breach of warranty, but breach of warranty may not be treated as, can not be treated as breach of condition. Clear हुआ? किसी को डाउट है? बता दो। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डाउट है? सुप्रीम कोर्ट से कुछ जो समझ गया है। चलो सबको समझ में आया? चलो डिफरेंस क्लियर है। अब हम एक बार स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। एक मिनट सुनना मेरी बात। एक चीज मुझे और बतानी है, जो आपको पैराग्राफ है पहला, जब भी हम कोई सेल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक मिनट, जब भी हम कोई भी सेल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान रखना उसमें जो पेमेंट रिलेटेड कंडीशन होती है वो मैंडेटरी नहीं होती, लेकिन कई लोग जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस पेमेंट पार्ट को मैंडेटरी बनाते हैं। मेरी बात समझ में आई? लोग कहता है कि पेमेंट जरूरी वाली कंडीशन नहीं है, मतलब कोई भी अगर मान लो किसी को सामान बेचा है तो वो पेमेंट तो करेगा ही, पेमेंट तो वो करेगा ही, आज नहीं तो कल, लेकिन उसको प्रोडक्ट डिलीवर करने में आपको देर नहीं करना चाहिए। यानी कि गुड्स की डिलीवरी तो मेन है, यानी कि वो तो कंडीशन है, लेकिन पेमेंट आपकी मेन कंडीशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई लोग आज के टाइम में होता है ना कि लोग प्रोडक्ट तो ले जाते हैं लेकिन पेमेंट नहीं करते, तो हम लोग क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही तभी जब आप कुछ एडवांस
रख के जाओगे। तो यहाँ पे पेमेंट आपका मैंडेटरी पोर्शन हो गया। तो इसलिए एक लाइन में लिखूंगी यहाँ पर कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और है तो उसकी बात मानो, नॉटविथस्टैंडिंग, है ना, तो वो वाली लाइन आ गई। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और है, पेमेंट मेन कंडीशन है, तो उसकी बात मानो, अदरवाइज लो क्या कहता है वो सुन लो। अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कॉन्ट्रैक्ट में इससे अपोजिट कोई बात नहीं लिखी है तो आप क्या सुनोगे, स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट का टाइम क्या होना चाहिए, आर नॉट डीम्ड टू बी एसेंस, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस नहीं है, पेमेंट तो होनी ही है, आज नहीं तो कल, ठीक है, तो वो आपका एसेंस नहीं है। तो वेदर एनी अदर स्टिपुलेशन एज टू टाइम इज ऑफ द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको जो ये निकालना है ना कि क्या चीज कंडीशन है, क्या चीज वारंटी है, ये आपकी केस टू केस डिपेंड करेगी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनाया था, समझ रहे हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट की डिलीवरी करने में देर नहीं होनी चाहिए, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट का मेन कंडीशन है, ठीक है, लेकिन पेमेंट कभी भी मेन कंडीशन नहीं होती। तो एज रिगार्ड्स टू टाइम फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस, stipulation is not deemed to be essence of a contract of sale, but delivery of goods must be made without delay, बिना देरी के आपको delivery of goods तो देना ही देना चाहिए। whether or not such a stipulation is of essence, क्या आपको अगर चेक करना है ना कि कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी स्टिपुलेशन कंडीशन है या वारंटी है, ये चेक करने के लिए आपको केस को एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पेपर में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखोगे कि जो पर्पस डिफीट हुआ है, जो पर्पस सेलर ने पूरा नहीं किया है, वो बायर की मेन कंडीशन थी या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ पार्ट था, यानी कि सेकेंडरी थी। तो ये तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ही डिसाइड करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर तुम्हें पता है, एक बार अगर आपने ये डिसाइड कर लिया ना कि ये कंडीशन है या वारंटी है, तो आपका डिसीजन तैयार हो जाएगा। अगर कंडीशन हुआ और वो ब्रीच हुई तो आपके पास 2 राइट है, और अगर वारंटी हुआ वो ब्रीच हुई तो आपके पास एक राइट, समझ रहे हो? चलो, तो कंडीशन वारंटी ये पढ़ लोगे? हाँ जी, ये आराम से समझ में आएगा अगर जिसने ये वाला पोर्शन समझा है तो। सबको समझ में आता है ये वाला पोर्शन? रेलेवेंट, इररेलेवेंट, रेलेवेंट है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट है तो कंडीशन, लेस इंपॉर्टेंट है तो वारंटी, ठीक है। चलो, फिर मैं गारंटी भी आऊंगी। गारंटी तो तुम्हें बताया ना, यहाँ पे इस पोर्शन में गारंटी को कवर नहीं करेंगे, लेकिन गारंटी का मेन मीनिंग आपको पता है कि जहाँ पर आपको रिप्लेस ही कर दिया जाता है उस प्रोडक्ट को ही, ठीक है। चलो, अब एक सेक्शन कवर होता है आपका सेक्शन 13, जहां पर आप कंडीशन को वारंटी ट्रीट करते हो। अब मेरी बात सुनना, ये लगा दो एक बार। हाँ भाई गौरव, समझ में आ रहा है? बाकी बच्चों अब एक बात सुनना, when condition to be treated as warranty, आप कंडीशन को वारंटी कब कहोगे? जब कॉन्ट्रैक्ट होना है, लेकिन डैमेजेस बोलना सही बोल रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट होना थोड़े, लेकिन डैमेजेस का कंडीशन में क्या क्या राइट्स हैं? रेपुडिएट करने का प्लस डैमेजेस लेने का, और वारंटी किससे कौन है? अब किसका है? सुप्रीम कोर्ट। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ही है। बताओ बच्चों, सही लिखा है मैंने? कंडीशन में 2 राइट्स, वारंटी में 1 राइट। कब आप कंडीशन को वारंटी के इक्वल मानोगे? जब डैमेजेस हो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़ के डैमेजेस, मतलब ये रेपुडिएट वाला पोर्शन जब 0 के इक्वल हो जाए, या फिर ये रेपुडिएट वाला पोर्शन हट जाए, रिमूव हो जाए, तो डैमेजेस कंडीशन वारंटी बन जाएगी। यानी कि जब आपके पास राइट तो है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का, लेकिन आप अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ो। भाई नहीं तोड़ता मैं, देखो मान लो जैसे चीनी करो,
37 रुपए किलो। किसी चीनी के भी अलग अलग वो होते हैं वेरिएंट। यस मैम। होते हैं ना? होते हैं। कोई बता चीनी कितने तरीके की होती है? एक येलो येलो आती है थोड़ी, एक बिल्कुल व्हाइट आती है, एक थोड़ी येलो येलो आती है। अच्छा, कौन सी महंगी है कौन सी सस्ती है? ब्राउन शुगर महंगा है। अच्छा, ब्राउन शुगर और दूसरी कौन सी होती है? नॉर्मल शुगर। चलो इन दोनों का ही डिफरेंस ले लेते हैं, है ना? एक पैकेट वाली होती है, एक खुली होती है। मैम ये भी थोड़ा एक शुगर फ्री वाली भी शुगर होती है। एक दूसरा सुबह ये अपना ये बता पूरा रही शक्कर कह रहा है। मैं कह रहा हूँ एक मोटे मोटे दाने की होती है। एक छोटे छोटे दाने की होती है, ठीक है। चलो, सो मैनी वैरायटी। बहुत सारे बता दिए आप लोगों ने। ब्राउन शुगर और नॉर्मल शुगर कोई लेगा? जैसे किसी ने बायर ने क्या कहा था कि मुझे ब्राउन शुगर चाहिए, ज्यादा ही खुल गया। चलो, अगर किसी बायर ने बोला था क्या कि मुझे ब्राउन शुगर चाहिए, क्या चाहिए? ब्राउन शुगर। सेलर ने क्या भेज दिया उसके पास? नॉर्मल शुगर, व्हाइट शुगर। अब बायर के पास राइट है ना कि वो उसको वापस भिजवा दे, है ना? और अपने पैसे मान लो अगर उसने पेमेंट एडवांस कर दी थी और वापस ले ले, है ना ये राइट? यस मैम। लेकिन बायर ने ऐसा नहीं किया। बायर ने कहा कोई बात नहीं, अब आ गई है तो ऐसा कई लोग कर देते हैं ना भाई। बता दी हाँ, ठीक है, रख लेते हैं भाई कई लोग, रख लेते हैं भाई कई लोग। ऐसे कई शरीफ लोग, भले लोग होते हैं दुनिया में, एग्जिस्ट करते हैं ऐसे भले लोग। क्या ठीक है भाई, इतनी मेहनत करके उसने भेजी है ना, तो मैं रख लेता हूँ। उसने रख लिया, लेकिन जो उसने एक्स्ट्रा पैसे दे रखे थे उस मतलब जो उनका डिफरेंस था, मान लो ब्राउन शुगर आपका रेट बताओ 45 रुपए किलो है नहीं, वैसे इससे महंगी होगी, ठीक है। और नॉर्मल शुगर आपकी मान लो 35 रुपए किलो है। 10 रुपए का जो गैप है, जो 10 रुपए का गैप है वो वापस ले सकता है, वो कर सकता है ना। डैमेजेस तो क्लेम कर लिए, लेकिन क्या उसने चीनी वापस भेजी? नहीं भेजी। तो हमने रेपुडिएशन तो नहीं किया, लेकिन डैमेजेस क्लेम कर लिए। बताओ आपकी कंडीशन वारंटी बन गई? यस मैम। बन गई ना? Yes. पहला केस तो ये है जिसमें आपने वॉलंटरी वेवर किया है। वेव करने का मतलब अधिकार को छोड़ना। वेव करने का मतलब अधिकार छोड़ना। एक तरीके से ऐसा भी बोल सकते हैं माफी दे देना, माफी दे देना। वो कहते हैं ना पेनल्टी वेव हो गई उसकी, मतलब उसको ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, पेनल्टी माफ हो गई है, ठीक है। तो वेव करने का मतलब अधिकार को छोड़ देना, माफी दे देना। क्लियर है? हाँ जी। तो पहला केस है आपका वॉलंटरी वेवर। दूसरा केस है, पहले में क्या है, आपने वॉलंटरी वेवर किया है अपने खुद के फायदे के लिए। देखो हुआ क्या, जैसे मैंने जो ब्राउन शुगर मंगा रखी थी, फिर भी मेरे पास क्या आ गई? व्हाइट शुगर आ गई। और एक बायर मेरे पास ऑलरेडी आगे तैयार खड़ा था व्हाइट शुगर लेने वाला, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या कहा, कोई बात नहीं, ब्राउन नहीं आई तो नहीं आई, व्हाइट मैं ले लेता हूँ, और आगे कोई खरीदने वाला खड़ा है तो मैं उसको बेच देता हूँ, इससे मेरा ही फायदा है। तो अपने खुद के फायदे के लिए ही आपने कंडीशन को क्या बना दिया था? वारंटी। पहला केस। दूसरा केस है जहां पे बायर खुद अपनी इच्छा से कंडीशन को वारंटी तो बनाता है, लेकिन साथ में रेपुडिएट तो नहीं करेगा, लेकिन साथ में डैमेजेस क्लेम करेगा। जो मैंने बताया था एक्स्ट्रा कॉस्ट उसने पे की थी वो वापस ले लेगा। दूसरा केस। तीसरा केस आपके पास आता है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल हो। नॉन सेवरेबल का मतलब अलग ना होने लायक। इसका एग्जांपल दोगे? मिक्सचर, चीनी मिक्स करके भेज दी, बताओ क्या कर दिया? चीनी मिक्स करके भेज दी, हाँ। ब्राउन और व्हाइट दोनों मिक्स करके भेज दी, अलग करोगे बैठ के? नो मैम। टाइम होगा तो चलेगा। टाइम होगा तो कर लेंगे। 50 ले। किलो चीनी थी, बताओ। बच्चा है। आप कर लोगे। नहीं करेंगे, है ना। तो वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल है, अलग करने लायक नहीं है, तो या तो आप पूरा एक्सेप्ट कर लोगे या फिर पूरा रिजेक्ट कर दोगे। अगर आपने रिजेक्ट किया तब तो आपने कंडीशन को वारंटी नहीं बनाया, ठीक है। तो बायर ने एक्सेप्ट कर लिया द होल गुड्स, या फिर वो एसपी जैसा निकला कि उसने अलग अलग किया, ठीक है, उसका पार्ट एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट कर लिया तो यानी कि आपने रेपुडिएशन नहीं किया, आपने कंडीशन को क्या बना दिया? वारंटी।
आपने रेप्यूडिएट नहीं किया, चीनी वापस नहीं की, या तो आपने पूरी मिक्स की हुई ही एक्सेप्ट कर ली, या उसमें दाने अलग अलग करके आपने जो चाहिए था आपको वो एक्सेप्ट कर लिया। तो इसमें आपने क्या किया, कंडीशन को वारंटी बना दिया। तो कौन से केस में कंडीशन वारंटी बना? तीसरा, नॉन सेवरेबल के केस में, जहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग नहीं हो सकता था। ठीक है, बताओगे? और फोर्थ केस है जहां पर आपको आपने एक ऐसी कंडीशन लगाई है जो पूरी की ही नहीं जा सकती, जिसको पूरा करना लॉ के अगेंस्ट जाने के बराबर है। एग्जांपल लो एक बंदा आया, वो आपकी कौन सी मेडिसिन बंद हो गई है? अरे डिस्प्रिन आती है, एक बंद हुई है, कौन सी बंद हुई है? चलो एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, इसमें ना कस्टमर ने क्या कहा, देखो एक ना ऐसी, एक मिनट सुनो, एक ना ऐसी मेडिसिन थी जिसमें कोई सॉल्ट डलता था 5 mg, कितना डलता था? 5 mg। कस्टमर ने कंडीशन लगाई कि मैं ये तेरी दवाई तब खरीदूंगा जब तुम अपना ये वाला सॉल्ट कितना डालोगे? 10 mg। उसने क्या बोला कस्टमर ने कि मुझे 10 mg वाला सॉल्ट चाहिए। क्या चाहिए मुझे? ये दवाई 10 mg के सॉल्ट वाली चाहिए मुझे। अब सेलर ने क्या किया, नहीं दिया उसको, 5 mg ही पकड़ा दी वो दवाई। बताओ, 5 mg ही पकड़ा दी वो दवाई, और ऐसा लॉ में लिखा हुआ है कि उसमें ये 10 mg आप मिला ही नहीं सकते। अगर आपने मिलाया तो लॉ के अगेंस्ट जाने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सेलर ने जो 5 mg इसको पकड़ाए थे, क्या ये कस्टमर वापस कर सकता है उसको? मतलब जो आपने ऐसी कंडीशन लगाई है कि वो पूरी ही नहीं की जा सकती, जिसको लॉ ही नहीं पूरी करने देता, तो आप कैसे 5 mg वाले कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हो? या तो खरीदने के टाइम पे ही मना कर दो, लॉ को तोड़ के लॉ पे केस कर ले, है ना? तो ठीक है, हाँ ठीक है। तो जहां पर आपकी एक ऐसी कंडीशन जो लॉ के अगेंस्ट है, तो आप कंडीशन को क्या मानोगे? वारंटी मानोगे। वहां पर आप उसको वो दवाई वापस नहीं दे सकते, आपको 5 mg वाली ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। क्लियर है? डैमेजेस जरूर क्लेम कर सकते हो। बताओ 4 केस। पहला क्या था? देखो, 2 तो आपके वॉलंटरी वाले हैं, एक में कस्टमर क्या कर रहा था? वॉलंटरी खुद वेव कर रहा था अपने बेनिफिट के लिए। दूसरे में भी वॉलंटरी वेवर था, लेकिन साथ में डैमेजेस क्लेम कर रहा था। और तीसरे केस में क्या हुआ था? जहां पर आपका नॉन सेवरेबल था, और फोर्थ वन में आपका लॉ के अगेंस्ट वाली बात। चारों समझ में आए? यस मैम। तो आपके वॉलंटरी वेवर हो गए। कौन सा? सेकंड देख लो, वेयर द बायर इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वन ऑफ अ वारंटी। जहां पर बायर खुद वॉलंटरली कंडीशन को वारंटी के इक्वल मानता है, दैट इज टू से ही मे क्लेम ओनली डैमेजेस इंस्टेड ऑफ रेपुडिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की बजाय सिर्फ क्या क्लेम करता है? डैमेजेस। तो बायर हैज नॉट वेव्ड द कंडीशन बट डिसाइडेड टू ट्रीट इट एज अ वारंटी। उसने ना कंडीशन को वेव नहीं किया, मतलब पूरी कंडीशन को नहीं छोड़ा, उसने सिर्फ रेपुडिएशन को छोड़ा। मतलब उसने कंडीशन को वेव नहीं किया, उसने कंडीशन को क्या मान लिया? वारंटी मान लिया। यानी कि डैमेजेस तो क्लेम करे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं किया। और जो पहले वाला केस था, उसमें बायर ने ऑल टुगेदर वेव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन। पूरी ही कंडीशन को ही वेव कर दिया था, ना तो डैमेजेस लूंगा और ना ही कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ूंगा। तो पार्टी में फॉर हिज ओन बेनिफिट वेव अ स्टिपुलेशन इट शुड बी अ वॉलंटरी वेवर बाय अ बायर। यानी कि पहले केस में आपने ना तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा और ना ही आपने डैमेजेस क्लेम करे, बस जो आया उसको चुपचाप रख लिया। दूसरे केस में आपने रेपुटेशन को तो छोड़ दिया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ूंगा तो नहीं, लेकिन डैमेजेस जरूर क्लेम करूंगा। दोनों ही क्या है? वॉलंटरी है। और बाकी के दोनों कौन से आपके? कंपल्सरी हैं, जिसमें आपको मानना पड़ेगा। यानी कि आप किसी भी कीमत पे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकते। समझ रहे हो? जहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल है और जहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अगेंस्ट है, जहां पे आपकी कंडीशन लॉ के अगेंस्ट है, तो वहां पर आपको कंडीशन को वारंटी मानना ही पड़ेगा। जहां पर आपका प्रोडक्ट नॉन सेवरेबल है, अलग अलग नहीं किया जा सकता है,
वहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट को कंडीशन को वारंटी मानना ही पड़ेगा। समझ में आया? एक एग्जांपल लूं। हाँ जी, नॉन से अवेलेबल वाला, जैसे मैंने बायर ने क्या ऑप्शन रखा था, भाई गेट बंद कर दो, कूलिंग हो ही नहीं रही है, पता नहीं यार मेरा सभी फोन पे हमें भी लग रही है कर दो, धीरे चला। नॉन सेवरेबल वाला समझा दूं। नॉन सेवरेबल में क्या हुआ है, जहां पर आपके प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मिक्स करके आ गए हैं, आपने मंगवाया कुछ था लेकिन उन्होंने हल्की क्वालिटी की शुगर उसमें मिक्स कर दी, तो अलग हो सकती है? नहीं हो सकती। चीनी अलग अलग थोड़ी करोगे दाने, तो अलग नहीं हो सकती। तो आपने क्या किया, पूरा एक्सेप्ट कर लिया, या आपने उसको अलग अलग करके उसका पार्ट एक्सेप्ट कर लिया, या फिर आपने मान लो पूरी 50 किलो मंगाई थी जैसे ब्राउन शुगर, उसने क्या किया, मिक्स करके 50 किलो दी थी, उसने कहा 50 तो मैं नहीं रखता, 25 रख लेता हूँ मैं, क्योंकि तूने मिक्स करके भेजी है, तो मैं 25 एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो या तो आप पूरा पार्ट एक्सेप्ट कर लो, या तो पूरी शुगर एक्सेप्ट कर लो, या पार्ट एक्सेप्ट कर लो, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट को अब नहीं तोड़ सकते हो। नॉन सेवरेबल के केस में कंपल्सरी आपको डैमेजेस तो मिल जाएंगे, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकते। हाँ जी, ठीक है। अरे कम से देखो आप ये कह रहे हो ना कि चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, रिजेक्ट कर सकते हो या तो मना ही कर दो, लेकिन अगर एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब क्या है, आपने कंडीशन को क्या मान लिया, वारंटी मान लिया। अब आप क्या करोगे, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर पाओगे। जो पैसा आपने ब्राउन शुगर का पे कर दिया था, तो आप उसको व्हाइट शुगर के हिसाब से अपनी रिकवरी वापस कर सकते हैं। मैं एग्जांपल ले रही हूँ, क्लास मैं समझाती हूँ, एक बार एग्जांपल देख लो। A agrees to supply B 10 bags of first quality sugar। A ने B को क्या एग्रीमेंट किया था सप्लाई करने का, कि मैं तेरे को फर्स्ट क्वालिटी शुगर दूंगा जो कि 625 रुपए पर बैग है। A ने एग्रीमेंट किया था B के साथ कि मैं तुझे फर्स्ट क्वालिटी शुगर सप्लाई करूंगा 10 बैग, और 625 रुपए पर बैग उसकी कीमत है। लेकिन उसने सप्लाई क्या किया, ओनली सेकेंड क्वालिटी शुगर। क्या सप्लाई किया है, सेकेंड क्वालिटी शुगर, और जिसका प्राइस क्या है 600 रुपए पर बैग है, 25 रुपए से कम है। तो ये क्या बताओ, ये क्या है, ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है या ब्रीच ऑफ वारंटी है? ब्रीच ऑफ कंडीशन है। क्यों? क्योंकि आपने क्या कहा था, मुझे फर्स्ट क्वालिटी शुगर चाहिए, और सामने वाले ने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको फर्स्ट क्वालिटी शुगर दूंगा, लेकिन उसने सेकंड क्वालिटी शुगर सप्लाई की। तो दिस इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड द बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स। वो मना कर सकता है कि मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, उसके पास ऑप्शन है। देखो ये आपके पास राइट रहेगा कि जो चीज आपने मांगी आप वही क्लेम करोगे, आपको जबरदस्ती कोई चीज सौंपी नहीं जा सकती है। तो बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स, बट इफ बायर सो इलेक्ट, अगर बायर ने क्या कहा कि कोई बात नहीं मैं रख लेता हूँ, तो ही मे ट्रीट इट एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। ये आपका सेकंड वाले का एग्जांपल है। तो वो उसको क्या एज्यूम करके चल रहा है कि मैं इसको ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या बना देता हूँ, ब्रीच ऑफ वारंटी, यानी कि मैं वापस तो नहीं भेजता चीनी आपको, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन जो मेरे 25 रुपए एक्स्ट्रा आपको पे होने हैं वो मुझे वापस कर दो। ठीक है, 25 इंटू 10 बैग्स हो गए आपके, तो 250 रुपए मुझे वापस चाहिए, डैमेज क्लेम कर सकता है। ठीक है, थर्ड वाले में वापस कर सकता है, सेकंड और थर्ड में उसमें वॉलंटरी है, वहां पर आपको कंपल्सरी है। मान लो आपका कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा बना हुआ है, पहले तीसरे वाले में आपका कंपल्सरी वेवर हो रहा है, दूसरे वाले में बायर खुद इलेक्ट कर रहा है, चूज कर रहा है। किसी और को डाउट है? चलो
नेक्स्ट आता है एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन एंड गारंटीज। बच्चों सबसे पहले तो मुझे वो याद दिलवाओ कि एक्सप्रेस क्या होता था और इम्प्लाइड क्या होता था। एक्सप्रेस तो बोल बोलेगा बताएगा और इम्प्लाइड जो एक्टिविटी से पता चले। हाँ, एक्सप्रेस का मतलब जो चीज आप लिख कर या बोल कर किसी को बता दो, स्पेसिफिकली बोल दो, है ना। और इम्प्लाइड का मतलब एक्टिविटी से पता चले, है ना। ऐसा कहते हो ना तुम, जैसे क्या कहते हैं कॉमन सेंस। कॉमन सेंस आपकी क्या होती है? इम्प्लाइड, कि ये चीज होनी ही होनी चाहिए इंसान के अंदर। लेकिन एक्सप्रेस क्या है? जब उसको बोलकर कहा जाए कि तू ये काम कर, है ना। जैसे मम्मी है, इम्प्लाइड क्या है कि मम्मी के साथ आपको हेल्प करवानी चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे डीट होते हैं। जब तक उनको एक्सप्रेसली मम्मी नहीं बोल दे कि मेरी हेल्प करवाओ, तब तक वो बच्चे हेल्प नहीं करवाते। समझ रहे हो? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी नहीं करवाते, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? क्या जो कहने के बाद भी नहीं करवाते, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? गौरव की रोहन इम्प्लाइड वाली कंडीशन है ना, बिना बोले कर लेता है। कौन कर लेता है बिना बोले? तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड में क्या फर्क समझना है? एक्सप्रेस में जब आप किसी को बोलकर या लिखकर स्पेसिफिकली कोई बात कह दो, लेकिन इम्प्लाइड जिसमें बिना कुछ कहे ही सामने वाले को समझ आ जाना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, ठीक है। तो एक्सप्रेस कंडीशन आर दोज व्हिच आर एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कंडीशन वो होती है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे स्पेसिफिकली दोनों पार्टी एग्री करती हैं। सेलर और बायर ने स्पेसिफिकली कोई टर्म डिसाइड की, उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेस कंडीशन है। अब हम जो बात करेंगे, देखो एग्रीमेंट में जो डिसाइड किया वो तो उनकी आपस की पर्सनल बात है, क्या उसको लॉ में डील करना चाहिए? भाई आपने पेमेंट को मेन कंडीशन में रखा, सेलर भी राजी था कि मुझे एडवांस चाहिए, बायर भी राजी था कि मैं एडवांस पे कर दूंगा, क्या वो क्या है? पता नहीं, एक बार सॉल्व करके रखो। 3 लाइन आपने देख लो, मैं मां ज्यादा पढ़ा दिया। आप देखो क्लास खत्म हो गई। अलर्ट वगैरह रहता है, अंदाज बताते हैं। एलर्ट जो स्टोरी